रूस यूक्रेन जंग चल ही रही थी कि दुनिया में एक नया कोना अब इस युद्ध की विभीषिका से जल उठा है। और ये हैं दो देश, ईरान और इजराइल। इजराइल ने जबरदस्त स्ट्राइक की है ईरान पर। ईरान की तरफ से भी पलटवार की बात कही जा रही है, लेकिन क्या ये महज शुरुआत है जैसा कि दावा किया जा रहा है, और एक बहुत बड़े जंग में अब ये लड़ाई तब्दील होने जा रही है। सईद मुर्तजा हमारे सहयोगी साथ में। मुर्तजा, जिस तरह से आप लंबे अरसे से इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय हरकतों पर और इस जंग पर नजर रखे हुए हैं, क्या ये आप महसूस कर रहे हैं कि दुनिया ने शायद अब तक ऐसा नहीं देखा होगा, वैसा अब इस जंग में हो सकता है जो बात अब छेड़ दी गई है? देखिए, ईरान पर जो है, जब 1980 के दशक में इराक के साथ जब उसका युद्ध हुआ था, उसके बाद ये ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। मतलब कि इतने हम देखें कि अगर 30-35 सालों के बाद जो है ईरान पे बहुत बड़ा हमला हुआ है, और ये बात पिछले 2 महीने से ये पूरी दुनिया को मालूम था, एक तरह से अंदाजा था इस बात का कि इजराइल कोई ना कोई बड़ा हमला कर सकता है। जो ट्रंप ने 60 दिन की बात कही है कि 60 दिन हमने वक्त दिया था और 61वें दिन हमला हुआ है। और हम भी ये बोल रहे थे कि जिस तरह से जो बातचीत चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, परमाणु वार्ता चल रही है, वो करीब करीब फेल हो चुकी है। और 12 तारीख जब इसकी छठे दौर की बातचीत होनी थी, उस वक्त ये हुआ कि भी अब संवर्धन को लेकर बात इस लेवल पे आकर अटक गई है जहां ना ईरान राजी होंगे ना अमेरिका राजी होगा। तो आखिर 13 जून को क्या होने जा रहा है, तो सबको लगा कि हाँ, तो हमने भी जब खबर लिखी तो हमने कहा कि क्या भाई 12 तारीख को डील कैंसिल हो जाएगी और 13 तारीख को ये शुरू हो जाएगा। और वाकई जो हमला हुआ है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि 13 तारीख को युद्ध शुरू हो गया है। और ये एक ऐसा युद्ध हो सकता है जिसमें कि शायद अब वैसे धमाके होंगे जो शायद इसके पहले की जंग में नहीं दिखाई दिए, क्योंकि ईरान पर लगातार ये आरोप लगता रहा कि वो परमाणु बम बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। वो खुद इनकार करता रहा है, लेकिन इसी आशंका में तो यह हमला किया गया इजराइल की तरफ से, क्योंकि वो एक बड़ी ताकत। और क्या ये माना जाए कि अगर उसके पास इस तरह की शक्ति है या उस दिशा में वो काम कर रहा है, तो पलटवार भी कुछ ऐसा ही होगा और एटॉमिक वो ज्वाला भी दुनिया में दिखाई देगी। 2003 में ईरान के सर्वोच्च नेता जो हैं सैयद अली खामेनेई, उन्होंने एक तरह से ये फतवा जारी किया था कि ईरान जो है न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। बिल्कुल। लेकिन इस बात को 22 साल हो गए, और 2015 में जब ईरान की JCPOA यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव जो एक डील हुई थी अमेरिका और बाकी देशों के साथ, उसमें ये हुआ था कि ईरान जो है वो संवर्धन जो है अपने यहाँ नहीं करेगा और बाहर संवर्धन होगा, वो अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रख सकता है। लेकिन जब ट्रंप आए उसके बाद आए तो 2018 में उन्होंने डील कैंसिल कर दी थी। आज जब ये डील होने वाली थी, जब ट्रंप लग रहे थे कि हाँ भी ये डील हो जाएगी और संवर्धन पे वो कुछ हद तक राजी थे, तब आखिरी मौके पे ट्रंप ने कहा कि संवर्धन पे हम राजी नहीं होंगे, हम बिल्कुल संवर्धन नहीं चाहेंगे और ये एक रेड लाइन होगी। तभी से वहां बात बिगड़ी। और इस वक्त जब ये हमला हुआ है, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह से ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप उड़ा दी है। मतलब कि वहां के IRGC चीफ, वहां के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागरी, वो मारे जा चुके हैं। वहां के एरोस्पेस फोर्स आमिर अली हाजीजादे उसके कमांडर थे, उनकी मरने की खबर है। अब इतने बड़े बड़े कमांडर ईरान ने खो दिए हैं, जो बड़े साइंटिस्ट इस मिशन में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। करीब 20 लोगों के मरने की बात है, और टोटल जो है करीब 78 लोग मरे हैं तेहरान और बाकी जगह पर। जिसे हम ये कहें कि जो मेन टारगेट थे उसके अलावा ये नुकसान हुआ है, और करीब 300 से ज़्यादा घायल हैं। तो ये बहुत बड़ा हमला है ईरान पे। पिछले इराक युद्ध के बाद ये ईरान पे सबसे बड़ा हमला है। और मुर्तजा, हम ये भी देख रहे हैं कि उन्होंने जो निशाना लगाया है, चुन चुन कर उन जगहों पर, उन लोगों पर लगाया है जो फ्यूचर में उसे एक बड़ा खतरा साबित हो रहे थे। यानी कि इस एटॉमिक मिशन को लेकर के जो वैज्ञानिक काम कर रहे थे, या जिन ठिकानों पर, नातांज की भी बात आ रही है कि वहां पर भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही है, क्या उससे किसी भी तरह के रेडिएशन की बात आ रही है? इससे समझ में आएगा कि वो कितना टू द पॉइंट अटैक था या फिर ये सिर्फ टेस्ट था। देखिए, IAEA जो एजेंसी है UN की, जो परमाणु मामलों में दुनिया भर में निगरानी करती है, उसके चीफ जो हैं उन्होंने कहा है कि अभी तक के किसी भी रेडिएशन की खबर नहीं है कहीं से भी, जहां से मतलब कि सामान्य की जो लेवल है उससे ऊपर कोई ज़्यादा रेडिएशन की खबर नहीं है। अब इसका मतलब है कि
ईरान के जो परमाणु सेंटर हैं वो अभी वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे पहले काम कर रहे थे, यानी कि वहां पे अभी कोई ऐसा फिजिकल डैमेज नहीं हुआ है। और जो डैमेज हुआ है वो खबर है नातांज से, और कुछ हद तक जो खबर है वो तरमीज जो शहर है उसके उत्तर पश्चिम में, वहां से खबर है। अब नातांज की बात यह है कि नातांज में जो प्रोग्राम है वो जो फैसिलिटी है वो ओवर द ग्राउंड है, बिल्कुल। तो वहां पर निशाना लगाना या उसको तबाह करना इजराइल के लिए आसान है। कंपैरेटिवली वो ज्यादा आसान था। हाँ, अब जो फोर्डो फैसिलिटी है जो तेहरान से दक्षिण पश्चिम में है, फोर्डो फैसिलिटी वो ऐसी है जो पहाड़ के अंदर बनी हुई है, और उसकी जो डेप्थ बताई जाती है, मतलब कि जो मेन आप इस सरफेस से बोलें तो वो करीब 100 मीटर की है, और वहां पर वो इतनी डेप्थ है कि वहां पर अमेरिका का जो बंकर बस्टर है GBU 57 जो 60 मीटर की गहराई तक तबाह कर सकता है किसी भी स्ट्रक्चर को, वो भी वहां कामयाब नहीं होगा। लेकिन इजराइल के पास वो नहीं है, वो इजराइल के पास दूसरे तरीके हैं, बंकर बस्टर बम जो हैं वो कम रेंज वाले हैं। अब इजराइल के पास फोर्दो पे अटैक करने का अगर वो अटैक भी करता तो उससे कोई फायदा नहीं होता। अगर नातांज में अटैक हुआ है तो वो ओवर द ग्राउंड फैसिलिटी है, और वहां पर हम इसलिए देख रहे हैं कि वहां पर धमाके हुए हैं, उसके वीडियो आए हैं, और जो और बड़े जो नुकसान हुए हैं वो हुए खुर्रमाबाद में, जो दक्षिण पश्चिम में ही एक शहर है, और ये वहाँ का मिसाइल बेस माना जाता है जहाँ पर ईरान की मिसाइल्स काफ़ी बड़ी तादाद में रखी हुई हैं। ये सबसे अहम बात भी है कि अब इजराइल ने तो ये स्ट्राइक कर दी है, लेकिन पलटवार ईरान की तरफ से होगा ये भी साफ कर दिया गया है। राष्ट्रपति ने भी कह दिया है कि पछताएगा हमारा दुश्मन कि आखिर उसने ये स्ट्राइक क्यों की है। क्या ऐसी अब तक की पावर है, एटॉमिक पावर होने से पहले ही ईरान के पास, जिन मिसाइलों को वो इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, ईरान ने 13 अप्रैल 2024 और 1 अक्टूबर 2024 इन 2 तारीख को दिखाया था कि वो इजराइल का सबसे मजबूत माने जाने वाले एयर डिफेंस या मिसाइल डिफेंस को वो पेनिट्रेट कर सकता है। उसने किया है। 1 अक्टूबर को जो स्ट्राइक की थी इजराइल के नेवातिम एयरबेस पे जो नेगेव में है, वो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है। मतलब कहते हैं कि वो अमेरिका में व्हाइट हाउस से भी ज्यादा सुरक्षित जगह है, क्योंकि वहां पर इजराइल के सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, और जिसमें एरो है, डेविड स्लिंग है। ये एक मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो वहां पे वो लगे हुए हैं। उसके बावजूद ईरान की जो मिसाइल थी वहां पर, बैलिस्टिक मिसाइल थी, उन्होंने कई हिट किए थे। इसके विजुअल्स पूरी दुनिया में हैं, और इससे साबित होता है कि ईरान अगर चाहे, उस वक्त उसने जब की थी तो 200 मिसाइल और ड्रोन उसने मारे थे, उसमें ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल थी, और वो जब उन्होंने पेनिट्रेट किया था और इंपैक्ट किया था। तो अब इतनी बड़ी तादाद में, मान लीजिए कि अभी कुछ दिन पहले खबर थी कि ईरान में 800 मिसाइल के लिए ईंधन मंगवाया गया है चीन से, ऐसा दावा किया गया। तो अब वो 800 मिसाइल क्या ऐसे ही किसी हमले का जवाब देने के लिए रखी गई हैं, या रखी गई थी? क्या इजराइल उनको उड़ा दिया है? ये शक इस पर जरूर पैदा होता है। जी। लेकिन इसमें एक अहम तस्वीर भी है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर। क्योंकि माना यह जा रहा है कि एक तरफ तो वो ईरान के साथ में डील करना चाह रहे हैं, लगातार वो इस बात का दबाव बना रहे हैं, अपनी पूरी शर्तें रख रहे हैं। शर्त उनकी जो सबसे बड़ी है, जिस वो ईरान उस पर राजी नहीं है कि पूरा कंट्रोल मेरा है आपके एटॉमिक पूरे सेंटर सिस्टम पर, वो अमेरिका का होना चाहिए। लेकिन अब तो ये बहुत दूर की कौड़ी हो चुकी है कि दोनों के बीच डील होगी, कहीं नहीं दिखाई दे रहा। ईरान इस बात को मानेगा, कहीं से नहीं लग रहा। लेकिन ये हमला जो इजराइल की ओर से किया गया है, क्या कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट संकेत थे ट्रंप की ओर से? उसके बाद ही हमला किया गया? ट्रंप को मालूम था कि ये हमला होने जा रहा है। ट्रंप को मालूम था इस बारे में, और उनकी नेतन्याहू से बात भी हुई थी लंबी, और उन्होंने कहा था कि आपके पास वक्त है, आप डील कीजिए, नहीं तो हमला हो सकता है। तो अब यानी कि ट्रंप को इस ऑपरेशन के बारे में मालूम था। हो सकता है उन्हें सही टाइमिंग या सही तरीके के बारे में नहीं मालूम हो, लेकिन वो जानते थे कि इजराइल ये हमला करेगा। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि इस हमले में जो भी वेपन सिस्टम इस्तेमाल किए गए हैं, वो सब अमेरिका के ही सप्लाई किए गए हैं पिछले 15-20 सालों में। ये बहुत बड़ी बात है। हमेशा से इजराइल को अमेरिका की एक सैन्य मदद हमेशा से मिलती रही है, लेकिन जो इस ऑपरेशन में इस्तेमाल हुए हैं, माना जा रहा है कि F-15, F-16 और F-35 जो जहाज हैं, उनका इस्तेमाल किया गया, और साथ में जो बंकर बस्टर बम होंगे, चाहे वो BL-109 हो या फिर GBU-28 जैसी बंकर बस्टर बम हो। अब ये बम जो है वो अमेरिका में बनते हैं। अब इसको इस्तेमाल किया है इजराइल ने, और अब ट्रंप कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर ट्रंप ये बयान दे रहे हैं, ये लाइन है ट्रंप की कि हम इससे कोई मतलब नहीं रखते, हमारा इससे लेना देना ही नहीं।
क्या मुर्तजा इसे माना जाए या दुनिया इसे इस तरह से देखे समझे कि ये एक तरह की मौन स्वीकृति भी है ट्रंप की ओर से? अब मौन स्वीकृति, अब देखिए नेक्स्ट स्टेज जो है उसके लिए ट्रंप ने एक तरह से चीजों ग्रीन के सिग्नल दिया हुआ है। ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। हाँ। ट्रंप ने कह दिया है कि आप डील कीजिए, नहीं तो और ऐसे भी ज्यादा खतरनाक हमले होंगे। बिल्कुल। यानी कि ट्रंप ये मान रहे हैं कि इजराइल और भी हमले करने जा रहा है। और ये बात समझ लीजिए कि इजराइल जो है अभी तक खामोश बैठा था तो वो ट्रंप की वजह से ही बैठा हुआ था। अगर नेतन्याहू ने कोई एक्शन नहीं लिया तो अब जब बोल रहे हैं कि छठे दौर की वार्ता जो है नहीं हुई और ईरान कह रहा है कि हम अगले राउंड की बातचीत नहीं करेंगे, ईरान में इस वक्त मूड जो है वो बदला लेने का है और हम देखेंगे कि आज रात या फिर एक दो दिन के अंदर ईरान कोई बड़ा हमला कर सकता है इजराइल के ऊपर। और पूरी दुनिया एक बार फिर देखेगी कि जिस तरह से 1 अक्टूबर को हमला किया गया था इजराइल के ऊपर, कुछ वैसी तस्वीरें फिर हमारी टीवी स्क्रीन पर देखने को मिलेंगी। और इजराइल के पीएम दफ्तर की ओर से भी जानकारी आ रही है कि बातचीत होगी उनकी कुछ देश दुनिया के बड़े नेताओं के साथ में भी। क्या ये माना जाए कि जिस तरह का हमला इजराइल की ओर से कर दिया गया है, पलटवार ईरान की तरफ से भी होगा, तगड़ा होगा क्योंकि उसकी तैयारी बहुत लंबे समय से। एक बात इसमें यह है कि बिल्कुल युद्ध चीज ऐसी होती है जब दुश्मन आपके जब अटैक करता है तो आप बहुत ही प्रोपोर्शन में उस पे मतलब कि उसी प्रोपोर्शन में उस पे अटैक करते हैं। हाँ। ये एक तरह से आप इसे समझ लीजिए कि जैसे पाकिस्तान ने, अभी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने कुछ हमारे लोकेशंस पे अटैक करने की कोशिश की, जब भारत ने वहाँ पर बहावलपुर या फिर मुर्दके में वहाँ के अड्डे उड़ाए, तो पाकिस्तान का अगला स्टेप ये था कि पाकिस्तान ने कुछ हमारे एयर बेसेस या उस पर अटैक करने की कोशिश की। उसके जवाब में भारत ने वहाँ के जितने तमाम एयर बेस थे उस पर अटैक किया। तो यानी हम बराबरी वाली लड़ाई देख रहे थे। अब यहाँ पर यह है कि ईरान ने इजराइल ने ईरान के कमांडर्स को अटैक किया है। ये सबसे बड़ी बात है। तो क्या कमांडर के बदले कमांडर, यानी खून का बदला खून और हाँ। कमांडर का बदला कमांडर से लिया। बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि इजराइल की लीडरशिप, वहां के बड़े बड़े मिलिट्री बेस जी उड़ा दिए जाएं, ये हम देख सकते हैं। और इससे जाहिर है कि अगर ऐसा हुआ तो जो खतरा है वो और बढ़ेगा। युद्ध तो इजराइल के कई बड़े कमांडर्स अब ईरान के टारगेट पर हो सकते हैं। ना सिर्फ कमांडर बल्कि वहां के जो बड़े परमाणु सेंटर हैं, भाई इजराइल का भी परमाणु कार्यक्रम है, वहां पर भी न्यूक्लियर प्लांट है, वहां भी रिएक्टर है, वहां भी रिसर्च भी पॉइंट आउट कर लिया फैसिलिटी है। और मैं आपको नाम बता देता हूं। हाँ। नेगेव में जो जगह है डिमोना, इनका रिएक्टर है इजराइल का, वो टारगेट पे होगा। तलवीव में इनकी रिसर्च फैसिलिटी है। और उसके उत्तर में हाइफा के करीब जो है इनके यहाँ एक योदेफात और एलाबून नाम की 2 फैसिलिटी हैं, जहां पर कहा जाता है कि इजराइल के एटम बम भी है, जिसका दावा दुनिया की एक एजेंसी है सिप्री वो भी करती है, रिसर्च एजेंसी है वो भी करती है कि इजराइल के पास करीब 100 एटम बम है। तो ये वो जगह है जहां पर इजराइल के परमाणु बम की स्टोरेज फैसिलिटी है और ये ठिकाने अब ईरान के टारगेट पर होंगे। तो ये इजराइल के वो टारगेट जो ईरान अपनी तैयारी भी कर रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या किसी भी सूरत में इजराइल और ईरान की ये भड़क चुकी जंग किसी सूरत में रुक सकेगी कहीं कोई? क्योंकि डील अमेरिका के साथ ईरान की नहीं होने जा रही, ये तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। शायद इस शर्त पर कुछ बात थम भी जाती। इसमें बड़ी पावर शामिल होंगी। रूस और चीन सामने आ गए हैं, उन्होंने भर्त्सना की इस अटैक की। और अमेरिका जो है वो तो हम जानते हैं कि इराक के इजराइल के पीछे खड़ा हुआ है। तो हम देखेंगे कि अब ईरान ने मांग की है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में की बैठक बुलाई है जहां पे इस हमले की निंदा की जाए। ईरान चाहता है ये, तो ये पहला स्टेप है। और मुमकिन है कि ईरान की तरफ से दबाव बढ़े कि वो परमाणु अप्रसार संधि है उससे वो विड्रॉ कर ले। ये ऐसे खतरे होंगे जो ईरान के एटम बम की तरफ एक पहला और बहुत ही खतरनाक कदम माना जाएगा। लेकिन एक खबर साथ में मुर्तजा ये भी आ गई जिस पर चर्चा भी हो रही थी कि क्या हिजबुल्लाह हाथ पीछे खींच रहा है, जिसने पूरी सरपरस्ती हासिल की ईरान की। अब ऐसे में जबकि उसे साथियों की जरूरत होगी, वो हिजबुल्लाह अब इजराइल के सामने सीधे अगर जाने से झिझक रहा है। ये क्या संकेत है? दरअसल हिजबुल्लाह के पास अभी ऐसे जराए नहीं है कि वो इजराइल पे ऐसे हमले करे। ये बड़ी बात, और जब से वहाँ की लीडरशिप खत्म हुई है हिजबुल्लाह की, और
सबसे बड़ी बात है कि सीरिया में जो एक तरह से जुलानी की सरकार आ गई है, जो पहले सीरिया में विद्रोही गुट या आतंकवादी गुट थे आईएसआईएस के संगठन से जुड़े हुए, जब से वहां पे उनकी सरकार बनी है तब से एक ईरान से वाया इराक और सीरिया जो रास्ता पहुंचता था लेबनान, वो कट गया है। बिल्कुल। तो सप्लाई रूट कट गया है, तो इसकी वजह से हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा झटका लगा है और यही वजह है कि हिजबुल्लाह अब को हम अभी थोड़ा बैकफुट को देख रहे हैं। वो खुद अपने आप को बचाने की कोशिश में है। बहुत आखिर में अगर इस चर्चा के हम दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाना चाहें कि दरअसल अब इजराइल ने जो स्ट्राइक की ईरान पर, ईरान की अपनी तैयारी है। इस वक्त वजन में, ताकत में कौन किस पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब की जंग दुनिया को दो हिस्सों में भी बांट सकती है और बड़ी ताकतें मिलकर ये जंग लड़ सकती है। ईरान देखिए अभी तक अपने पूरे जो मिसाइल पावर है उस पर डिपेंड है। अब उसके पास ऐसी मिसाइल हैं जो इजराइल तक पहुंच सकती हैं। हम जानते हैं कि खुर्रम शहर है, 2000 किलोमीटर की ये मिसाइल है और मल्टीपल वॉरहेड्स वाली मिसाइल है, सेजिल है और इसके अलावा हज कासिम है। और ये ऐसी मिसाइल हैं जो ईरान तक रेंज रखती हैं और ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। तो ईरान का पहली जो कोशिश होगी वो ये कि इस हमले के बाद वो किसी ना किसी तरह इजराइल को बुरी तरह डेंट करे, ताकि इजराइल को सबक सिखाने वाली जो उसकी हमेशा की ये बात रही है कि इजराइल को हम सबक सिखाएंगे, अगर ये बात खाली चली जाती है तो ईरान की लीडरशिप है उस पर भी सवाल उठने लग जाएंगे कि भाई इजराइल ने हम पर हमला किया, आपने क्या किया। और इसके लिए वहां आवाज भी बुलंद होने लगी ईरान में कि अब बदला लीजिए और अब उस दबाव में भी कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना ही होगा। लेकिन वक्त के साथ साथ अब यह तय होगा कि इस एक नई छिड़ चुकी जंग का दुनिया क्या रूप देखेगी, और यह रूप हो सकता है बहुत खतरनाक भी हो, जिसकी लगातार आशंका भी है। मुर्तज़ा, आपकी ये बहुत अहम राय भी और जो आपका तजुर्बा रहा है इस तरह के दुनिया के अलग अलग कोनों में छिड़ी वॉर को लेकर के दर्शकों तक पहुंचा, और लगातार न्यूज़ 18 इंडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया बहुत बहुत।